हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आरआरबी एएलपी के लिए जो सीबीटी 2 का आपका एग्जामिनेशन होता है जो कि काफ़ी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन के लिए, उसके लिए जो इलेक्ट्रिशियन का पेपर हुआ था 22 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 के तहत, उसका हम लोग कंप्लीटली एनालिसिस और सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपको 75 क्वेश्चंस आपको पूछ जाता है सीबीटी 2 के अंदर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, उसका हम लोग कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और आपको इस साल के लिए आरआरबी एएलपी 2024 के लिए किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्जामिनेशन को, इस पोस्ट को निकालने के लिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, लेकिन उसके पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सको। ठीक है, इसी तरीके से टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। जो भी जितने भी शिफ्ट हो चुके गए हम लोग सारे आपको एनालिसिस करा के दे देंगे, उसको भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आपने शिफ्ट 1 का पेपर देखिए, यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये आज का जो पेपर है शिफ्ट 2 का है। अगर आपने इसके पहले जो अगर शिफ्ट 1 का पेपर अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि इसकी प्लेलिस्ट हम लोग क्रिएट करके आपको रख दे तो मैं आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा आरआरबी एएलपी 2024 का, जिसके अंदर आप सारा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल और कंटेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके लिए देख सकते हो। क्लियर है? तो अगर आपने ये पेपर नहीं देखा होगा तो उसका सोल्यूशन जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको जाके आप इसको देख सकते हो। क्लियर है? और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए तो हमारे चैनल के एप्लीकेशन, ऑफिशियल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कीजिएगा। कोची फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के हमारे 2 एप्लीकेशन है, एक है नॉन टेक्निकल के लिए और एक हमारे पास में टेक्निकल के लिए। तो इसका जो लिंक है आपको प्ले स्टोर से भी आप जाकर डायरेक्टली सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक से आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट, कोर्सेज और मटेरियल जो है आपको इस कोर्स इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास आईफोन है तो iOS के भी हमारे पास में एप्लीकेशंस आ चुके हैं, तो उसको भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट व्हाट्सएप के जो चैनल्स है उसको भी आपको ज्वाइन करना होगा, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, अभी हम लोग बिना किसी देरी के अब हमारे सेशन को शुरू करते और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी रिसेंटली आईटीआई बेस्ड एग्जामिनेशन आने वाली गई, ठीक है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना। ठीक है, चाहे जितने मर्जी आपको देख लो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक एनालिसिस आपको मिलता है, ठीक है, उससे आपको आइडिया काफी सारी जो है आइडिया लग जाती है कि किस तरीके से इस साल भी प्रश्न पूछे जाएंगे करके। ठीक है, देखिएगा क्या है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने वाले, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पहला प्रश्न है, विच इज द इंसुलेशन मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल। एक विद्युत इस्त्री में कौन सा विद्युत रोधन सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयन, जिससे हम लोग कपड़ों को प्रेस करते हैं या फिर हम लोग कहते हैं आयनिंग करते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक आयन में कौन सा इंसुलेशन मटेरियल, ठीक है, हमारा यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक, रबर, सिलिका या फिर माइका। तो ध्यान दीजिएगा उसके अंदर माइका का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए माइका क्यों, क्योंकि हमारे गुड इंसुलेटर है। ठीक है, विद्युत रोधन सामग्री मतलब कि क्या है, गुड इंसुलेटर है, इसका मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा है। ठीक है, सो दैट क्या है, जो हमारा लीकेज करंट है, फिर जो करंट है, जो हेल्दी पार्ट, जो लाइव पार्ट है, और जो हमारा हैंडल का बॉडी वगैरह रहता है, ठीक है, उस आयन का बॉडी वगैरह रहता है, उसको हम एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एक माइका एक हमारा इंसुलेटर तो है ही है इलेक्ट्रिसिटी का, साथ ही साथ जो है वो हाई टेम्परेचर को, हीट को भी विथस्टैंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक आयन के अंदर हमारे पास में हीट रहेगा। ठीक है, तो उसने हीट्स को भी सस्टेन करना चाहिए, तो हीट को भी, उष्णता को भी जो है सस्टेन करने का काम जो है यहाँ पे हमारा माइका का रहता है। अगर हम देखेंगे इंसुलेशन की बात करें तो प्लास्टिक भी करता है, रबर भी करता है, जहाँ तक एक सिलिका भी हमारा कर देता है। लेकिन क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर ये बाकी की प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें माइका का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो चुका? ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखिए क्या करें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तड़ित के झटके से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सुरक्षात्मक उपकरण क्या है। द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। ठीक है, लाइटनिंग स्ट्रोक के द्वारा हमारा जो शॉक लगता है या फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जो स्विच गियर या फिर हम लोग कहेंगे पावर स्विच गियर इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइस है हम लोग यूज़ करेंगे, तो होता है गाइस लाइटनिंग अरेस्टर। काफ़ी सिंपल सा आंसर इसका, तड़ित रोधक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, शंट रिएक्टर नहीं, सर्किट ब्रेकर नहीं, आइसोलेटर। ठीक है, तो ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के हालांकि डिवाइसेस है, लेकिन अगर हम लोग लाइटनिंग की बात करते हैं तो लाइटनिंग स्ट्रोक जो आता है, ठीक है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पार्क गैप वगैरह रहता है। ठीक है, नॉन लीनियर रजिस्टर भी रहता है। ठीक है, अगर मान लो पावर सर्किट है ना,
ठीक है। अगर हम लोग लाइटिंग रजिस्टर की बात करते हैं या फिर हम लोग उसको सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर रहता है और यहाँ पे हमारा ग्राउंड रहता है। तो ये हमारा रहता है नॉन लीनियर रजिस्टर गाइस, और यहाँ पे हमारे पास एक स्पार्क गैप हमारा प्रोड्यूस रहता है, ठीक है। ये जो स्पार्क गैप है ये सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है नॉन लीनियर रजिस्टर के साथ में, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल उसकी डिटेल थियरी में नहीं जाते, बट लेकिन अगर आपको चाहिए तो हम लोग सेपरेटली थियरी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ अ मोटर डिपेंड्स ऑन द लोडिंग ऑफ द मोटर। मोटर का डैश मोटर के भारण पर निर्भर करता है। क्या है? पावर फैक्टर, शक्ति गुणक, ठीक है, वोल्टेज रेटिंग, वाइंडिंग या फिर एफिशिएंसी। क्या कह रहा है? द डैश ऑफ अ मोटर डिपेंड अपॉन द लोडिंग ऑफ द मोटर। तो सिंपल है गाइस, वोल्टेज रेटिंग, ठीक है, उसके लोडिंग पे डिपेंड करता है क्या नहीं, वाइंडिंग पे डिपेंड करता है क्या नहीं, एफिशिएंसी। जो पावर फैक्टर रहता है, ठीक है, शक्ति गुणक, जिसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं गाइस, कॉस फाई, ठीक है। क्या है हमारा? कॉस फाई। ये जो पावर फैक्टर रहता है मोटर का, ये डिपेंड करते हैं हमारा लोडिंग किस तरीके से मोटर का, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारे पास में ऑप्शन ए। देखिए पावर फैक्टर क्या रहता है, ये हमारा एक एंगल रहता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। ये जो हमारा एक एंगल हमारा फॉर्म होता है, ये रहता है हमारे पास में बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इससे हमारा डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास में यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट, ठीक है, ये हमारे इन फेज है या नहीं। अगर इसमें कुछ डिस्प्लेस रहता है, ठीक है, तो कितने एंगल से डिस्प्लेस है, इससे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? इससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा सर्किट लैगिंग है या फिर लीडिंग सर्किट है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है कम से कम एक 1 तक अप्रोच कर सके या फिर नियर टू यूनिटी रह सके, ठीक है। जितना पावर फैक्टर कम रहेगा उतना ही हमारे पास में रिएक्टिव पावर का यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि वेस्टफुल एनर्जी है। ओके, क्लियर है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट बताया गया गाइस, देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में, नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई फाइल के प्रकार को पहचानें। यहाँ पे एक आपको फाइल बताई गई गाइस। सब देखिए यहाँ पे मेजर एक चीज़ क्या होती है, टूल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इस फाइल में जहाँ पे जो पैटर्न बनाया जाता है, ठीक है, सिंगल कट, डबल कट होते हैं, कर्व्ड होता है, ठीक है। सिंगल कट है तो ये अगर हम लोग ये फाइल का पैटर्न है, ठीक है, तो सिंगल कट में कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। डबल कट में कुछ इस तरीके से हमारे पास पैटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। ये हो गया डबल कट, ठीक है। कर्व्ड में आता है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से कर्व्ड फाइल रहती है, ठीक है। रास्प में हमारे पास में जैसे डॉट्स रहते हैं इस तरीके से, क्लियर है? ओके, तो ये क्या होता है गाइस, हमारे पास में फाइल्स के प्रकार होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे जो इमेज बताई गई है, ये जो फाइल है ये है हमारे पास में ये ऑप्शन ए, रास्प कट फाइल, ठीक है, रास्प कट वाली फाइल, ये है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन हमारा नया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, इट इज जस्ट सिंपल। मेजर चीज़ क्या होती है, आपको इमेजेस जो होती है अलग अलग टाइप के जो टूल्स रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे प्लायर्स हो गया, रेंचेस वगैरह हो गया, वो आपको पता होना जरूरी रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या होता है, डबल कट फाइल में कितने डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 60 डिग्री का होता है सिंगल कट फाइल में, ठीक है। डबल कट में एक 70 और एक 51 डिग्री का कट होता है, ठीक है। तो वो आपको भी पता होना जरूरी होता है, ठीक है। एक सिंगल कट फाइल में एक जगह 70 डिग्री का होता है, एक जगह 51 डिग्री का कट होता है। तो ये सारे कट्स वगैरह आपको पता होना जरूरी रहता है गाइस, जो आपको इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, किसी का झटका लगने पर ट्रिप होने वाली घरेलू परिपथ की सुरक्षा प्रणाली कौन सी होती है? द प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट दैट ट्रिप्स इफ द समवन रिसीव्स अ शॉक। अगर किसी पर्सन को मान लो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, ठीक है, तो उसके कारण एक कोई तो भी इसमें से हमारा इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन डिवाइसेज जो है एक्टिवेट हो जाता है और वो सर्किट को ट्रिप कर देता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास ELCB, ठीक है, ELCB। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। एक आपको मैं छोटा सा टास्क देता हूँ गाइस, मुझे ELCB, MCB, HRC, ठीक है, और MCCB के जो फुल फॉर्म होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। छोटा सा टास्क है, वो भी आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी बार बनते हैं, ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है हमारे पास, डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स आर नॉट यूज्ड इन अ डीसी सर्किट, ठीक है। डीसी सर्किट में कौन सा मीटर इस्तेमाल नहीं किया जाता है? देखिए सिंपल सा ऑप्शन है, ये जो इंडक्शन प्रिंसिपल होता है गैस, ये सिर्फ एसी के ऊपर वर्क करता है, इसलिए जो प्रेरण मीटर होता है, ठीक है, प्रेरण मीटर है, ये इंडक्शन मीटर है, वो हमारा डीसी परिपथ पर यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर मोटर मीटर हो गया, मर्करी मोटर मीटर, ये यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इंडक्शन मोटर मीटर स्ट्रिक्टली वो एसी से ही ऑपरेट होता है, ठीक है। तो हमारा इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है।
बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास, प्रतिरोध डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस हम लोग कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं गाइस, ओम मीटर का इस्तेमाल करके हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आर जिसका यूनिट होता है, किसको हम लोग ये लेटर होता है आर, हम लोग इसको किस में नापते हैं गाइस, ओम में, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, क्या रहता है हमारे पास, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्लियर है हमारे पास, ए का क्या है, ए होता है हमारे पास में एरिया, एल होता है लेंथ, ठीक है, और रो रहता है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसी का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है हमारे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ अगर बढ़ी तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर हमारे पास लेंथ, ये जो रेजिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे एरिया से। अगर मान लो एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस हमारा कम, अगर एरिया अगर हमारा घट गया तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। इस तरीके से तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना रहेगा, और उसका यूनिट भी, क्योंकि काफ़ी सिंपल है ओम्स में। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास, द मोटर कौन सा है, मोटर का कौन सा हिस्सा यह पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है। विच पार्ट ऑफ द मोटर कन्फर्म्स दैट इट इज़ अ डीसी मोटर। इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से अगर उस मोटर के पार्ट को पहचाने तो हम लोग उसको पता कर सकते हैं कि चलो ये हमारी डीसी मोटर है करके। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है। ठीक है, फ्रेम, शाफ्ट, स्टेटर से बेटर हम लोग कम्यूटेटर को अगर वहाँ पे देख ले तो हम लोग सीधा सीधा पहचान सकते हैं कि ये हमारी डीसी मोटर है करके। ठीक है, तो डीसी मोटर में अगर हमारा कम्यूटेटर रहता है वहाँ पे तो हम लोग उसको मानेंगे कि हमारा डीसी मोटर है करके। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहे हैं हमारे पास, नीचे दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है गाइस इस तरीके से, और इस तरीके से कुछ एरोज आते हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, ये जो है हमारा एक हीट है, हीट का ही है। ठीक है, हीट है, ताप है, हीटर नहीं है गाइस, हीटर का सिंबल अलग होता है गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हीटर का सिंबल अलग होता है, यह है हीट। अब काफ़ी कबार ये ऐसे उड़ते हुए जो आपको एरोज दिखाई दे रही है, हीटर का ही मार्क करके बच्चे काफ़ी कबार जो है ऑप्शन ए मार्क करके आ सकते हैं। मैंने देखा भी है काफ़ी सारा जल्दबाजी में ऑप्शन ए मार्क के मूव ऑन करते हैं, लोगों को लगता है काफ़ी सिंपल, लेकिन ऑप्शन हमारा रहता है हीट। ठीक है, हीटर का जो सिंबल होता है ये कुछ इस तरीके से रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये होता है हमारा हीटर का। ब्लोअर का किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ब्लोअर का ये रहता है। ठीक है, सिंबल रहता है। फैन का किस तरीके से रहता है, ये इन्फिनिट टाइप का जो साइन रहता है हमारा फैन का, और ये जो सिंबल बताया गया ये है हीट का, ताप का। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है। ठीक है, पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास, एक उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा को डैश का उपयोग करके नापा जा सकता है। क्या कह रहा है हमारे पास में, द करंट ऑन अ हाई वोल्टेज लाइन इज अ मेजर्ड यूजिंग। ठीक है, आप देखिए मुझे बताओ, हाई वोल्टेज लाइन पे क्या हम लोग डायरेक्टली एमीटर लगा सकते हैं क्या उसको, नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्योंकि इतने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है हम लोग उसका, हमारे पास वैसा एमीटर बना ही नहीं है। अगर हम लोग बनाते भी है तो ये हमारा कुछ कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा नहीं और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सीटी और पीटी का इस्तेमाल करते हैं। जो सीटी और पीटी रहती है ये, इसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जिसमें से सीटी का फुल फॉर्म रहता है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का फुल फॉर्म रहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर हमें हाई वोल्टेज को मेजर करना होगा तो हम लोग पीटी का इस्तेमाल करते हैं। लो वोल्टेज का, अगर देखिए अगर हमें हाई करंट का मेजरमेंट करना होगा तो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का सीटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो होता है हमारा, ठीक है, कि ये जो स्टेप डाउन करता है हमारे सीटी करंट को और वोल्टेज को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के साथ में, और वो हम लोग एक नॉर्मल एमीटर से उसको नाप सकते हैं। इसी का मतलब क्या है कि हम लोग जो टर्न्स रेशियो रहता है उसका प्रोपोर्शनेट निकाल के सीटी और पीटी के माध्यम से हम लोग हाई करंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास हाई वोल्टेज लाइन पे अंदर अगर हमारे पास करंट मेजर करना होगा तो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का, धारा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमारे पास, यूनिवर्सल मोटर नॉर्मली रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ ब्रश टू द विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, ये कह रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस साल भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एक सार्वभौमिक मोटर में आमतौर पर ब्रश की चौड़ाई से कम्यूटेटर के भाग की चौड़ाई का अनुपात क्या है। ठीक है, विड्थ ऑफ ब्रश टू द विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, तो वो होता है हमारा 2:1। ठीक है, मतलब 2 क्या हो गया रेशियो, ये हो गया विड्थ ऑफ ब्रश, ठीक है, ब्रश की चौड़ाई, ठीक है, से कम्यूटेटर के भाग की चौड़ाई, और ये हो गया हमारे पास कम्यूटेटर के भाग की चौड़ाई। तो ये रेशियो कितना निकल के आता है, 2:1। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है। क्लियर हो चुका, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस दैट इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द 50 kV पावर लाइन इज दैट। वह न्यूनतम निकासी दूरी क्या है जिससे उपकरणों को
50 किलो वोल्ट के बिजली लाइन से दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, आई रूल्स से भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार बनता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 से क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस भी पूछा गया, जो भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इक्विपमेंट जो भी 50 की पावर लाइन से दूर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 10 फीट का मिनिमम डिस्टेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। क्लियर है? अब देखिए, अप टू 50 के वी, अगर 50 से 200 के वी रहा तो उसमें लिए 15 होता है, फिर और वो बढ़ते बढ़ते जाता है। अगर हमारे पास 1000 के वी से दूर है तो 50 फुट की दूरी भी हमारे पास रखनी रहती है। ठीक है, मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 10 फीट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, वितरण प्रणालियों में आमतौर पर नीचे दिए गए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? Which among the below is not generally used for distribution system? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसके अंदर कौन सा ये यूज़ नहीं किया जाता है? सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, 3 फेज 4 वायर ये तो होता है स्टैंडर्डली। ठीक है, 3 फेज 4 वायर भी यूज़ होता है, और सिंगल फेज 4 वायर ये नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये तीनों यूटिलाइज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम यूज़ नहीं होता। ठीक है, 3 फेज 4 वायर हम लोग इसको कहते हैं। क्लियर है? ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, भारी भार के दौरान गतिपालक चक्र किस प्रकार की मोटर का उपयोग करता है? इन विच टाइप ऑफ मोटर फ्लाई व्हील इज यूज ड्यूरिंग अ हेवी लोड? ठीक है, अब देखिए जो फ्लाई व्हील है, ठीक है, ये अगर हमारे पास मोटर होती है, ठीक है, इससे जुड़ा एक बड़ा सा व्हील रहता है जिसमें हैवी रहता है, वेट रहता है। ठीक है, एक हैवी वेट वाला जो लोड रहता है, ठीक है, एक व्हील रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लाई व्हील। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बना के रखता है। ठीक है, ओके, इसमें एनर्जी एक स्टोर्ड रहती है। ठीक है, तो ये क्या बताया गया, इन विच टाइप ऑफ मोटर अ फ्लाई व्हील इज यूज ड्यूरिंग अ हेवी लोड? ठीक है, कौन से मोटर के अंदर ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो डीसी शंट मोटर होती है गाइस, उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, हालांकि अब क्यों ये हमारे डीसी शंट मोटर जो है ये हमारी कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। ठीक है, बट लेकिन जो होता है कुछ कभी कभी उसमें ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण, ठीक है, उसमें स्पीड का वेरिएशन आ सकता है। लेकिन अगर हमारा फ्लाई व्हील यूज़ किया है हेवी लोड के साथ में, तो उसको मेंटेन करता है वो। ठीक है, जनरली फ्लक्चुएटिंग लोड के साथ जो फ्लाई व्हील जो हम लोग यूज़ नहीं करते डीसी शंट, सिंक्रोनस और डीसी सीरीज मोटर में। ठीक है, ये हम लोग डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के साथ और 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ में जनरली यूज़ किया जाता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैचेस आर डैश सर्किट। लैचेस क्या होता है? लैचेस डैश परिपथ होता है। ठीक है, लैचेस जो है लेवल ट्रिगर रहता है गाइस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। अब देखिए फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं, फ्लिप फ्लॉप जो रहते हैं वो हमारे एज ट्रिगर रहते हैं, एज ट्रिगर रहते हैं। ठीक है, और जो लैचेस है वो लेवल ट्रिगर रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं हमारे पास, विद्युत कार्य करते समय डैश से विद्युत का झटका लगने की संभावना नहीं होती है। डैश इज अनलाइकली टू कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल डूइंग अ इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ड्राई वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। क्यों? अगर वेट वुड है तो उसमें ऑलरेडी पानी का ये है, ठीक है, रिजार्व है। मेटल रॉड है तो ये जो तो ऑलरेडी कंडक्टर है। ठीक है, वेट रोप है, इसमें भी पानी लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें से फ्लो होगा। लेकिन सूखी लकड़ी है, ड्राई वुड है, तो एज अ परफेक्ट इंसुलेटर करके वो वर्क करता है, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कम है मतलब कि नहीं लगता है, बट स्टिल एट एनी काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम अगर कहीं से भी अगर इसको पाथ मिल जाता है या फिर वो हल्का सा भी वेट रहता है, तो भी उसमें से इलेक्ट्रिक शॉक फ्लो हो सकता है। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में दिया हुआ है वेट वुड, बट करेक्ट आंसर है ड्राई वुड, सूखी लकड़ी। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह चुंबकीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? 3 तरीके के मटेरियल रहते हैं, आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक। एक तो रहता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक तो रहता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनमें से कौन सा है? तो वो है हमारा निकेल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। निकेल जो है हमारा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं हमारे पास, द वाइजर ऑफ अ हैलोजन फ्लड लैम्प इज मेड अप ऑफ। ठीक है, हैलोजन फ्लड लैम्प का किनारा किससे बना रहता है? ठीक है, वाइजर की बात करें, ठीक है, तो वाइजर जो है वो ग्लास का बना रहता है गाइस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। क्लियर है? किनारा मतलब क्या है? वाइजर का मतलब जैसे आप हेलमेट पहनते हो, ठीक है, हेलमेट के आगे का जो ग्लास रहता है उसको हम लोग कहते हैं वाइजर गाइस। ठीक है, उसी तरीके से जो हैलोजन फ्लड लैम्प का वाइजर रहता है, ठीक है, ग्लास जो रहता है, ये जो ट्रांसपेरेंट एक हम लोग कहते हैं पोर्शन रहता है, वो ग्लास का बना रहता है। सिंपल है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास,
ट्रांसफार्मर एक डेल्टा से स्टार कनेक्शन में निम्न में से एक सही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के डेल्टा से स्टार कनेक्शन में निम्न में से एक सही है। इन अ स्टार डेल्टा टू स्टार कनेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। क्या कह रहा है, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, उस केस में क्या सही है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, यूज्ड फॉर एप्लीकेशन वेयर वोल्टेजेस नीड्स टू बी स्टेप्ड अप, ठीक है। उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को ऊपर ले जाने की आवश्यकता होती है। वोल्टेज जहां पे हम लोग स्टेप अप करते हैं उस केस में डेल्टा स्टार का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। एक धारा वहन चालक में बल की दिशा को डैश का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। इसमें हमारे पास सीधे सीधे लॉस पूछे गए, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात की जाए, ठीक है, इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात की जा रही, तो वो होता है हमारा केस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्लियर है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बट चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है हमारे पास, विच इज द डीसी मोटर हुज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्मेचर करंट। वह डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी डीसी मोटर है जिसकी जो स्पीड है वो आर्मेचर करंट से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, आर्मेचर करंट से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो वो होती है गाइस डीसी शंट मोटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे डीसी शंट मोटर का ये होता है हमारे पास में आर्मेचर, ठीक है, और ये होता है हमारे पास में फील्ड, ओके। तो ये सीधा सीधा जो हमारे पास वोल्टेज कनेक्टेड है डायरेक्टली इसको इंडिपेंडेंट ऑपरेटेड है, ठीक है। ये जो फील्ड है ये इंडिपेंडेंट ऑपरेटेड है। और वही अगर हम लोग सीरीज मोटर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट फ्लो होगा उसी वही तो सेम करंट यहाँ पे फील्ड सर्किट में से जाएगा। तो इंडिपेंडेंट कौन सी है, ठीक है, किससे स्वतंत्र है, डीसी शंट मोटर में है, जो हमारी आर्मेचर की धारा से हमारी जो फील्ड है, ठीक है, और जो स्पीड है वो इंडिपेंडेंट होती है आर्मेचर करंट से। क्लियर हो चुका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक ही आपका सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेट करता है इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको आरआरबी एएलपी जेईई की कोई भी अगर आपको बैचेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर आपका जो नाम और आपका व्हाट्सएप नाम और आपका सिटी और आपका टारगेट एग्जाम कौन सी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी टीम आपको हेल्प कर देंगी कोर्सेज को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। इसी तरीके से अगर आपको पेपर चाहते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस चाहते हो तो क्लियर है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहे हैं हमारे पास, द टाइप ऑफ कनेक्शन कॉमनली यूज्ड इन अ लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज, ठीक है। लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, निम्न वोल्टेज प्रणाली में से आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संयोजन का प्रकार क्या है, ठीक है। तो डेल्टा स्टार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास में 3 फेजेस रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक रहता है हमारे पास आर वाई बी और एक रहता है हमारे पास में न्यूट्रल। अगर आपके घर पे हाउस होल्ड पे कोई भी अगर हमारे पास सर्विस कनेक्शन लेना होगा तो एक फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है, ठीक है। दूसरी जगह अगर हमारा कनेक्शन रहता है तो एक हमारे पास में वाई फेज रहता है, ठीक है, और एक हमारे पास न्यूट्रल का कनेक्शन रहता है। इस तरीके से तो होता क्या है कि इसको पूरे तीनों भी फेजेस को बैलेंस करके ही आपको प्रॉपर सप्लाई देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर फेज को कनेक्ट कर रहे हैं, बी को छोड़ दे रहे हैं और वाई को नहीं कंसिडर कर रहे, ऐसा नहीं होता। सभी फेजेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोड के तरह। लेकिन हमारे पास जो सप्लाई लगता है, ठीक है, आर वाई बी न्यूट्रल 4 पॉइंट्स हमें लगते हैं। तो जो स्टार कनेक्शन में, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल पॉइंट फॉर्म होता है ये पॉइंट फॉर्म होता है न्यूट्रल का। ये मान लो 3 फेज हो गए आर वाई बी, और ये जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये हमारा 4th वायर रहता है। इसलिए हम लोग डेल्टा स्टार का लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहे हैं हमारे पास, पीवीसी विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल विशेषतः सबसे अधिक किस में उपयोग की जाती है। पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शीथेड सिंगल कोर केबल आर मोस्ट प्रेफरेबली यूज्ड इन। पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शीथेड सिंगल कोर केबल कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं आमतौर पे, और ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये जो है जनरली होम एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है, मतलब ये जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वायरिंग है, घरेलू और औद्योगिक वायरिंग है, उसके अंदर ये पीवीसी विद्युत रोधित गैर नॉन शीथेड, ठीक है, गैर आच्छादित एकल कोर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है हमारे पास में, ऑप्शन ए, ठीक है।
चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या करें, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल यूज्ड फॉर बिल्डिंग अ लैपटॉप बैटरी पैक। एक लैपटॉप के बैटरी पैक का निर्माण के लिए किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है। तो उसमें रहता है गाइस, ठीक है, हमारा लिथियम आयन सेल। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। लिथियम आयन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक पोस्ट बता देता हूँ गाइस, जिसके साथ आपको लिथियम आयन का जो एग्जैक्ट कौन सा सेल उसमें यूज़ किया जाता है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अब देखिएगा ये इस तरीके के सेल इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, लैपटॉप के बैटरी पैक में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो लैपटॉप के बैटरी पैक रहते हैं जनरली अब ये सेल काफ़ी कम यूज़ होना चालू हो गए। ठीक है, डायरेक्टली फ्लैट टाइप के सेल यूज़ होते हैं, वो भी लिथियम आयन ही सेल रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो रिमूवेबल लैपटॉप बैटरीज पैक रहते हैं ना गाइस, उसके अंदर ये 18650 वाले सेल, जो कि आपको जो आजकल काफ़ी सारे जो खिलौनों वगैरह में ये रिचार्जेबल सेल दिखाई देने होते थे, ये 18650 का नाम किस तरीके से है, ये आता है 18 mm का इस तरीके से चौड़ाई में। ठीक है, और 65 mm की इसकी लंबाई रहती है। ये रहता है 18650 सेल। ठीक है, अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड देखते हो सेल तो ये 18650 सेल हम लोग अगर मांगते हैं, ठीक है, कोई भी अगर शॉप पे जाके, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है 18 mm और 65 mm। ठीक है, क्लियर हो चुका। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर रहता है, जो कि हमारा रहता है लिथियम आयन सेल। क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास, बूस्ट चार्जिंग डैश पर चार्ज करने की प्रक्रिया है। बूस्ट चार्जिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑन डैश। बूस्ट चार्जिंग का ही मतलब होता है कि हम लोग हाई करंट एक शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, कम समय के लिए उच्च धारा का इस्तेमाल करते हैं। हाई करंट हाई टाइम लॉन्ग टाइम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग भी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग समय के लिए शॉर्ट कांस्टेंट वोल्टेज हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग मेथड भी रहती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास, एक प्रत्यावर्तक अधिकतम शक्ति प्रदान करता है यदि भार कोण डैश है तो। अल्टरनेटर प्रोवाइड मैक्सिमम पावर व्हेन द लोड एंगल इज डैश। ठीक है, एक अल्टरनेटर कितना हमारा, देखिए, एक अल्टरनेटर का एंगल कितना होना चाहिए, लोड एंगल, जब वो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वो होना चाहिए 90 डिग्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पी विल बी इक्वल्स टू EV बाय एक्स साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास में जो लोड एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो अराउंड हमारे पास में जो अल्टरनेटर है मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्वेश्चन क्या करें, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर वर्क्स प्रॉपरली व्हेन। स्टार्ट से डेल्टा ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से तब कार्यरत होता है जब उसका जो है बैलेंस, ठीक है, देखिए उसका जो बैलेंस्ड है लोड रहता है और एज वेल एज अनबैलेंस, दोनों कंडीशन में। देखिए द लोड इज बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड कंडीशन में, दोनों कंडीशन में ऑपरेट करता है। ऐसा नहीं कि अनबैलेंस्ड होना चाहिए, वोल्टेज हाई होना चाहिए, करंट हाई होना चाहिए। जब भार संतुलित के अतिरिक्त असंतुलित होता है, उस केस में भी वो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर भी वर्क करता है प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर है, ऐसा कोई इशू नहीं रहता उस केस में। ओके, तो इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, ये हमारे पास स्टार टू डेल्टा है गाइस। ठीक है, डेल्टा टू स्टार नहीं, ध्यान दीजिएगा, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये दोनों भी जब लोड बैलेंस रहता है और एज वेल एज अनबैलेंस रहता है, दोनों कंडीशन में ऑपरेट होता है। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहे हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के लिए एक उदाहरण है। नॉन कन्वेंशनल में आता है हमारे पास विंड गाइस। ठीक है, कन्वेंशनल में हमारे पास कौन से सोर्सेज आते हैं, जो कि हमारे पास में कोल बेस्ड वगैरह रहते हैं। ठीक है, कोल से जहाँ पे हमारा फ्यूल यूज होता है। नॉन कन्वेंशनल में हमारे पास आते हैं सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास, ये आते हैं। ओके, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये हमारे कन्वेंशनल के आते हैं, पारंपरिक जो सदियों से चलते आ रहे हैं। नॉन पारंपरिक मतलब क्या, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ये जो नए रिन्यूएबल सोर्सेज है। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास, एक 3 फेज स्टार अभिविन्यास मोटर में डैश होती है इन अ 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर हैज। ठीक है, 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर कितने वायर्स रहते हैं, 3 हॉट वायर रहते हैं, एक न्यूट्रल और एक ग्राउंड वायर रहता है। ध्यान रखिए, 3 तप्तदार, एक उदासीन और एक भूसंपर्कन। ठीक है, हॉट वायर एक न्यूट्रल का मतलब होता है, ठीक है, उदासीन। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है इस तरीके से, वर्ड हालांकि चीज होना चाहिए, न्यूट्रल ही होना चाहिए, कि और एक ग्राउंड वायर उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन क्या करे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव कंपोनेंट। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है जो कि एक्टिव है, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो हमारे पास डायोड गाइस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए जो पैसिव और एक्टिव है, एक्टिव एलिमेंट जो आपको पता होना चाहिए, पैसिव एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर। ठीक है, और अगर हम लोग एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हमारे पास में आता है बैटरी।
ठीक है, जो कि पावर फीड करता है, प्रोड्यूस करता है। वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है, करंट सोर्सेस हो गया, डायोड वगैरह हो गया, ये भी हमारे पास में एक एक्टिव सोर्सेज के अंदर, एक्टिव कंपोनेंट के अंदर आते हैं। इस चार्ट को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा, ये हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल है। इसी तरीके से टाइम टू टाइम नए नए इंपॉर्टेंट जो आपको फीडबैक्स रहते हैं या फिर जो पोस्ट रहते हैं, अगर आपको देखना होगा तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहे हैं हमारे पास, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बिलो सिंबल। नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है। यहाँ पे एक सिंबल बताया गया है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आपको ये बैटरी जैसा लग रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन ए मार्क करके आप काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को बढ़ जाएंगे, लेकिन गलत है। बैटरी का सिंबल को इस तरीके से रहता है, एक बड़ी प्लेट प्लस की रहती है ना, जो छोटी प्लेट रहती है, ठीक है, वो हमारे निगेटिव का रहता है। लेकिन यह भी जो सिंबल है ये हमारे कैपेसिटर का है, जो कि पोलराइज्ड है, संधारित ध्रुवीकृत। ठीक है, जो कैपेसिटर है पोलराइज्ड है। ठीक है, इस तरीके से कैपेसिटर का हम लोग इस तरीके से सिंबल निकालते गए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग नॉन पोलराइज्ड होता है तो ये हमारा डायरेक्टली इस तरीके से हम लोग सिंबल करते हैं। अगर पोलराइज हो, ठीक है, तो प्लस माइनस का साइन यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। इलेक्ट्रोलाइटिक है तो वो भी हमारे पास रहता है। अगर वेरिएबल है तो इस तरीके से एरो रहता है उसकी तरफ। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, विद द कैपेसिटर लोड इज कनेक्टेड देन द पावर फैक्टर इज व्हाट। ठीक है, जब एक संधारित्र भार जुड़ा होता है तब वो शक्ति गुणांक क्या होता है, पावर फैक्टर जो है हमारा लीडिंग होता है गाइस। ठीक है, कैपेसिटर के कंडीशन में। ठीक है, वही अगर हम लोग इंडक्टर जोड़ने के बाद क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहता है। ठीक है, छोटा सा होमवर्क देता हूँ गाइस, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर में करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है, ठीक है, वोल्टेज लैगिंग होता है, लीडिंग होता है, मुझे बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टार्टर विच कैन बी यूज टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज। ठीक है, प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग के दौरान वोल्टेज को कम करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला स्टार्टर कौन सा है। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास गाइस स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें हैवी करंट जो है ड्रॉ होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज जो है वो 1/√3 फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, डेल्टा कंडीशन कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए। ओके, तो अगर हमारा 1/√3 का अगर हम लोग वैल्यू निकालते तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू कितना आता है गाइस, 57.73% ऑफ रिड्यूस्ड वोल्टेज हमारा रहता है। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर इन अ मोटर। एक मोटर में स्थिर आवृत्ति परिवर्तक का क्या उपयोग होता है, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या यूज है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। इसके कारण क्या है, स्पीड रेगुलेशन को जो है हम लोग अचीव कर सकते हैं, गति नियमन प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर एक हमारा टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंजर होता है जो कि स्पीड कंट्रोल जो रहती है एसी मोटर्स में, उसके अंदर ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पंप्स हो गया, फैंस हो गए, उसको कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल का क्या लाभ होता है, एडवांटेज क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इट कैन सस्टेन अ हाई इम्पैक्ट। आर्मरिंग करना मतलब क्या है कि उसको मैकेनिकली प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जो भी आर्मर्ड केबल रहता है ये अराउंड जो है मान लो 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर सस्टेन कर सकते हैं, और वो जो डायरेक्टली हम लोग बरी कर सकते हैं एक्सटर्नली विदा किसी प्रोटेक्शन के। ठीक है, ज़मीन के अंदर। तो ये इसका आर्मरिंग का ही बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, यहाँ उच्च संघट बनाए रखता है। ठीक है, इट कैन सस्टेन अ हायर इम्पैक्ट। ओके, अब देखिए अगर आपको केबल का सेशन चाहिए होगा तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे एक सेशन डाल रखे हैं, उसको जाके आप अच्छी तरीके से उसको वॉच कर सकते हो। क्लियर है? बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पिंजरी मोटर प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण तकनीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीड कंट्रोल टेक्निक ऑफ अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब देखिए क्योंकि स्क्विरल केज की बात की जाइए तो इसमें कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस हम लोग ऐड नहीं कर सकते। इसका जो हमारे पास में शेप जो रहता है या फिर ये इस तरीके से, ठीक है, स्क्यूड रोटर बार रहता है, ये हमारा इसका एक मान लो शाफ्ट हो गया। ओके, और इसकी जो वाइंडिंग रहती है वो फिक्स रहती है, रोटर कॉपर बास के अंदर से में रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हम लोग रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर पाएंगे क्या, रोटर प्रतिरोधक ऐड कर पाएंगे क्या, नहीं। वो कहाँ पे होता है गाइस, वो स्लिप रिंग के अंदर होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है। ठीक है, इसमें स्क्विरल केज में इसमें से कोई नहीं होता। हालांकि अगर हम लोग, ठीक है, तो क्या मैंने कहा आपको कि जो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल और स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि दी गई बैटरी का नाम मात्र वोल्टेज 1.2 वोल्टेज है तो प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है? इफ द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ अ गिवन बैटरी इज 1.2 वोल्ट देन व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल यूज। ठीक है, अगर नॉमिनल वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो वो टाइप ऑफ सेल कौन सा होगा, इन ऑप्शन में से हमें पूछा गया, तो उसका करेक्ट आंसर होगा गाइस निकेल कैडमियम। ठीक है, निकेल कैडमियम का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वो हमारा 1.2 होता है। ठीक है, अगर हम लोग वही जिंक कार्बन जिंक की बात करें तो 1.5 वोल्ट। ठीक है, लिथियम मैग्नीज का होता है तो हमारे पास में 3 से लेकर 6 वोल्ट तक रहता है। तो इसके लिए आपको पूरा चार्ट पता होना चाहिए कि नॉमिनल वोल्टेज कितना और कौन से बैटरी का होता है। निकेल कैडमियम का जो वोल्टेज है नॉमिनल वोल्टेज 1.2 वोल्ट होता है। क्लियर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एडी करंट। एडी करंट का नाम क्या होता है, एडी करंट को ही हम लोग जो है फोकॉल्ड करंट हम लोग कहते हैं। ठीक है, फोकॉल्ड, ठीक है, फोकॉल्ड धाराएं। ठीक है, इसको हम लोग सर्कुलेटिंग करंट्स भी कहते हैं गाइस। ठीक है, अब देखिए ये जो करंट्स है इसको हम लोग फोकॉल्ड्स करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिस्कवर किए गए थे फोकॉल्ड्स एक साइंटिस्ट द्वारा। ठीक है, फोकॉल्ड द्वारा, FOUCAULT। ठीक है, FOUCAULT, फोकॉल्ड्स करंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन हमें ऐसा लगा गाइस। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहे हैं हमारे पास, लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय लाइन वोल्टेज। ठीक है, द वोल्टेज अवेलेबल बिटवीन एनी टू फेजेस, किसी भी दो फेज के बीच में जो उपलब्ध वोल्टेज है उसी को हम लोग कहते हैं लाइन वोल्टेज। अब साधारण सी बात है गाइस, मैं अगर आपको एक 3 फेज सर्किट ये बताता हूँ इस तरीके से, स्टार कनेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, ये फेज हो गया हमारे पास R, ये Y और ये B। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज हो गया ये हमारे पास में लाइन वोल्टेज हो गया। अगर हम लोग न्यूट्रल से एक कोई भी फेज की बात करते हैं तो ये फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर हम लोग R to B भी देखते हैं या फिर B to Y भी देखते हैं तो ये भी हमारे जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे लाइन वोल्टेज हो जाएंगे। लेकिन हम लोग वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेजेस अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो वही हमारा लाइन वोल्टेज होता है। देखिएगा, न्यूट्रल और कोई भी फेज के बीच में का जो वोल्टेज होता है वो होता है फेज वोल्टेज। ठीक है, दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा जैसे RY, ठीक है, या फिर YB, BR, इन दोनों के बीच का अगर हम लोग वोल्टेज को नापते तो वो रहता है हमारा लाइन वोल्टेज। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास, तो 40 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ 750 RPM पर चलने वाली 3 फेज प्रेरण मोटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी। द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 750 RPM विद 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। किस तरीके से, NS इज इक्वल टू 120 × F डिवाइड बाय P। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में स्पीड बताई गई है जो कि हमारे पास 750 RPM विच इज इक्वल टू 120 कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, ये 0 यहाँ पे 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 50 ये आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, P विल बी इक्वल टू व्हाट, 120 डिवाइड बाय 15, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 8 सा। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। नंबर ऑफ पोल्स कितने आ जाएंगे, 8। काफ़ी सिंपल है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास, द टाइप ऑफ मोटर कॉमनली यूज्ड इन अ वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर इज व्हाट। ठीक है, मिक्सर और वॉशिंग मशीन और मिक्सर में आमतौर पर कौन सी प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, तो वो रहती है यूनिवर्सल मोटर गाइस। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल मोटर इसको क्यों कहते हैं, जो कि AC और DC दोनों पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइट मॉडिफिकेशन के कारण उसको हम लोग AC में भी यूज़ करते हैं। जनरली ये रहती है एक टाइप ऑफ DC सीरीज मोटर ही, कुछ हमारे पास में मॉडिफिकेशंस होते हैं तब जाके हम लोग उसको एक यूनिवर्सल मोटर कहते हैं जो AC और DC में भी यूज़ करते हैं। हाई टॉर्क और हाई स्पीड के लिए जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके मिक्सिस हो गए, ठीक है, उसके अंदर ये यूनिवर्सल मोटर ही रहती है। क्लियर है, पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट लॉस इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय। एक 3 फेज प्रेरण मोटर में स्थिर राशि द्वारा डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। कांस्टेंट लॉस इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कांस्टेंट लॉस किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, नो लोड टेस्ट के द्वारा। सिंपल है गाइस, शून्य भार परीक्षण हम लोग उसको कहते हैं। 2 तरीके के टेस्ट रहते हैं, एक तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट रहती है या फिर ब्लॉक रोटर टेस्ट हम लोग जिसको कहते हैं, और दूसरी रहती है ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो जो नो लोड टेस्ट होती है उसके द्वारा हम लोग कांस्टेंट लॉसेज या फिर हम लोग कहते हैं आयन लॉसेज जो होता है, ठीक है, वो, या फिर हम लोग उसको देखिए जो नो लोड टेस्ट होती है, ठीक है, ये हम लोग उसको कांस्टेंट लॉस के पहचानने के लिए या फिर उसको पता करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कोर लॉसेस हो गया, फ्रिक्शन लॉसेस और विंडेज लॉसेस कितने होते हैं। ठीक है, ये जो है हम लोग इसे नो लोड टेस्ट से पता करते हैं। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास, एक मोटर द्वारा खींची गई धारा को स्टेटर प्रतिबाधा और टर्मिनल के बीच लागू किए गए डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या कह रहा है, द करंट ड्रॉन बाय मोटर इज डिटरमाइंड बाय द स्टेटर इंपेडेंस एंड डैश अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स।
द करंट ड्रॉन बाय द मोटर, ठीक है, जो भी करंट मोटर द्वारा लिया जाता है, जो कंज्यूम करता है, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन बाय द स्टेटर इंपेडेंस एंड डैश अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल, ठीक है। ओके, डिटरमाइन बाय स्टेटर इंपेडेंस और वोल्टेज, इससे हम लोग जो करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम लोग उसमें ओम्स लॉ का इंप्लीमेंटेशन कर रहे करके, ठीक है। करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो गाइस बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास, द फ्लो रेट ऑफ अ सिंगल फेज पंप कैन बी चेंज बाय, एकल चरण की पंप की प्रवाह दर को किसके द्वारा बदला जा सकता है, उसको हम लोग जो है पाइप साइज जो है उसको रिड्यूस करके चेंज कर सकते हैं। द फ्लो रेट ऑफ अ सिंगल फेज पंप कैन बी चेंज बाय द रिड्यूसिंग द पाइप साइज, काफी सिंपल है। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफी कुछ जो यूनिक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे गाइस, उसको आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। इन अ डेल्टा स्टार मोटर द स्टार्टिंग करंट, स्टार डेल्टा मोटर में जो है प्रारंभिक धारा क्या होता है, ठीक है। तो स्टार डेल्टा मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में जो है जो स्टार्टिंग करंट है ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1/3 टाइम्स एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू, मूल की तुलना में, ठीक है। मूल के मतलब ओरिजिनल हो गया, ठीक है। मूल की तुलना में लगभग 1/3 टाइम्स जो है वो हमारा कम किया जाता है। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है। 1/3 टाइम्स इसका स्टार्टिंग करंट जो रिड्यूस हो जाता है, ओके, एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में, एक्वाडेक कोटिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अ सीआरओ। सीआरओ में आमतौर पर एक्वाडेक लेपन का प्रयोग किस कारण के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया गया, पढ़ा भी, एक्वाडेक कोटिंग का काम क्या रहता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उत्सर्जित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है, एक्वाडेक कोटिंग उसके अंदर लगाई जाती है, ठीक है। जो हमारा स्क्रीन रहता है ना, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको लगाया जाता है। एक आप इसका एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, सीआरओ से काफ़ी आजकल इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन एन इंडक्टिव लोड इज कनेक्टेड देन द पावर फैक्टर इज व्हाट, जब एक प्रेरक भार जुड़ा होता है तब शक्ति गुणांक क्या होता है, ऐसा में क्वेश्चन में पूछा गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको गाइस कि अगर इंडक्टिव लोड होता है तो हमारे पास जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है, पश्चगामी, ठीक है। अग्रगामी मतलब होता है लीडिंग और पश्चगामी मतलब होता है लैगिंग पावर फैक्टर। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफी सिंपल से क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इन अ डीसी मोटर आयन लॉसेस ऑकर इन, डीसी मोटर में आयन लॉसेस कहाँ होते हैं ये हमें पूछा गया। ठीक है गाइस, आयन लॉसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास आर्मेचर साइड में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए आयन लॉसेस अगर आप करोगे फील्ड लॉसेस में तो गलत ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आयन लॉसेस जो जनरली आर्मेचर में होते हैं क्योंकि ये जो आयन का बना रहता है और ये रोटेट करता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए जो स्मॉल करंट जो है इंड्यूस्ड होता है कोर के कारण, और इसी के कारण जो है एडी करंट लॉसेस हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। ओके, और एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस ये दोनों भी आर्मेचर आयन कोर में होने के कारण जो हमारे पास यहाँ पे आयन लॉसेस जो है हमें आर्मेचर में यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो एडी करंट लॉसेस है और हिस्टैरिसीस लॉसेस कलेक्टिवली दोनों लॉसेस को हम लोग कोर लॉस कहते हैं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, या फिर हम लोग उसको आयन लॉसेस भी हम लोग उसको कहते हैं। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक हॉर्स पावर मतलब कितने किलोवाट होता है, एक एचपी में कितने वाट के बराबर होता है ये हमें पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है 746, ठीक है। 1 हॉर्स पावर मतलब कि क्या 746 वाट, ठीक है। ओके, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा बाष्प आयन में उपयोग किया जाने वाला तापन घटक है। विच ऑफ दिस इज द हीटिंग एलिमेंट यूज्ड इन अ स्टीम आयन, स्टीम आयन में कौन सा हीटिंग एलिमेंट यूज किया जाता है। अब देखिए हीटिंग एलिमेंट से भी 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं काफी बार, तो माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप का इसमें इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग आयन में एज अ, देखिए विच अमंग द दिस इज द हीटिंग एलिमेंट यूज्ड इन अ स्टीम आयन, हीटिंग एलिमेंट कौन सा, तो वो है हमारा माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है, विच अमंग द बिलो एमिट्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट, निम्न में से कौन सा लगभग एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो वो रहता है हमारा पास सोडियम वेपर लैम्प गाइस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट ये क्या होता है, इसके लिए कंप्लीट में सेपरेट थियरी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपको हमारे यूट्यूब पे जाके इल्यूमिनेशन का सेशन सर्च करना है, उसके अंदर सारा जो इल्यूमिनेशन का जो टॉपिक और उसके रिलेवेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। पढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास, द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर अ सिस्टम रनिंग एट अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट इज डैश, ठीक है। 250 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाली प्रणाली के लिए न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोधन का मान क्या होगा।
क्वेश्चन मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूँ। 250 वोल्ट के 250 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाली प्रणाली के लिए न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो उसका वोल्टेज रहेगा हमारा उसका रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 25 मेगा ओम। 25 मेगा ओम इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए मुझे बताना, अगर 600 वोल्ट है तो इस केस में कितना रहता है? 100 मेगा ओम। अब देखिए मेगा ओम मतलब क्या होता है? 10⁻⁶, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। 5 किलो वोल्ट है तो उसके साथ हमारे पास 1000 मेगा ओम होता है। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ते जाता है तो जो हमारा मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस है सिस्टम के लिए वो हमारा बढ़ते जाता है। ये बात ध्यान में रखना कि जो कि हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर निकल जाता है हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लग यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एल्यूमिनियम केबल टू द कॉपर बस बार फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग्स के प्रकार को पहचानें, ठीक है। टाइप्स ऑफ लग, ठीक है। अब देखिए क्या जोड़ना है हमें एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बस बार के साथ में, तो हम लोग बाय मेटेलिक केबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाय मेटेलिक केबल लग का इस्तेमाल करेंगे, द्विधातु केबल लग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मोटर मीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर मीटर का एक अनिवार्य भाग नहीं है? मोटर मीटर की बात करें, ठीक है, तो वो होता है हमारा उसमें इंडक्टिव पिकअप, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है या फिर एसेंशियल पार्ट नहीं है, ओके। ऑपरेटिंग टॉर्क सिस्टम, रिवॉल्यूशन रजिस्टरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, ये तीनों भी इंक्लूडेड है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है इसलिए हम लोग उसको एलैबोरेट नहीं करेंगे देखा जाए तो, ठीक है। बट अगर आपका 2024 के लिए तैयारी करें तो काफ़ी आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट्स द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड एज एन सेफ्टी मेजर। घरेलू वायरिंग तथा छोटे एककों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में से निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो वो है हमारे पास में एमसीबी, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम लोग उसको कहते हैं। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है अराउंड 50% जो एस्पिरेंट जो रेगुलर वॉच करते हैं सेशंस को, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आपको सेशन और कंटेंट वैल्यूएबल लगता है आपके प्रिपरेशन के लिए तो ज़रूर एक सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन में मिलता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहना है हमारे पास? व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट रिक्वायर्ड voltage what is the insulation test voltage required for an equipment running on a maximum voltage of 600 volt? 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है, यह हमें पूछा गया। 600 वोल्ट तक का है, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट वोल्टेज कितना होना चाहिए? अगर हमारे पास वोल्टेज है 600 वोल्ट का, ठीक है, तो वो होना चाहिए हमारे पास 1000 वोल्ट, ओके। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है हमारे पास? ओम्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ओम्स लॉ सिर्फ रेजिस्टर्स के लिए अप्लाई होता है, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, जेनर डायोड नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपल है, प्रतिरोधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये सिंपल सा इसका ओम्स लॉ है, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या करें? द टेम्परेचर सेटिंग फॉर अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप कैन बी चेंज बाय। द्विधातुक पट्टी के लिए तापमान अवस्थापन किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए क्या करें, टेम्परेचर सेटिंग जो है बायोमेटेलिक स्ट्रिप का किस तरीके से चेंज करेंगे? मूविंग इट क्लोजर एंड अवे फ्रॉम अ हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, उसके अगर हम लोग नज़दीक लाएंगे या फिर उसको दूर लेके जाएंगे ना, ठीक है, तो उसके कारण जो है हमारा जो टेम्परेचर सेटिंग हम लोग चेंज करेंगे। क्योंकि बायोमेटेलिक स्ट्रिप में क्या होता है, दो अलग अलग मेटल्स को जोड़ा जाता है, ठीक है, जिसके अलग अलग टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अगर उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो एक बेंड हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल अगर स्ट्रिप इस तरीके से अगर हीट होता है तो इस तरीके से बेंड होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं वो हमारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ओके। तो उसके सेटिंग करना होगा तो हम लोग जो उसको हीट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, तो जो कॉन्टैक्ट रहेगा हीटिंग एलिमेंट के साथ उसको हम लोग कम ज़्यादा करेंगे। उसी से हमारा ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप कब हमारा बेंड होना है नहीं होना है ये हमारा डिपेंड करेगा, और उसी के साथ हमारी टेम्परेचर रेंज भी हमारी सिलेक्ट होगी, करेक्ट है, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्तित को डैश रूप में रेटेड किया जाता है। अल्टरनेटर्स आर रेटेड एज, ठीक है। अल्टरनेटर्स को कभी भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना गाइस, आप किलोवाट मार्क करके आओगे तो गलत हो जाएगी। उसको हम लोग केवीए में हम लोग ये करते हैं, ठीक है, रेटिंग देते हैं, ठीक है। केवीआर नहीं, किलोवाट आवर भी नहीं और केडब्ल्यू भी नहीं, केवीए। ट्रांसफार्मर भी हम लोग वीए केवीए में भी रेटरिंग करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। ध्यान में रखना होगा अल्टरनेटर्स आर रेटेड इन केवीए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या करें, टू फाइंड द रियल पावर अपेरेंट पावर हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद, वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुना करना चाहिए, ठीक है। रियल पावर मतलब होता है पी एक्टिव पावर, वी आई कॉस ऑफ फाई, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपेरेंट पावर क्या होता है वी ए, ठीक है। एस को हम लोग कहते हैं, एस को हम लोग कॉस फाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब जाके हमारे पास एक्टिव पावर निकल के आता है। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। मतलब रियल पावर फाइंड आउट करने के लिए जो पी है इसको हम लोग किस में नापते हैं, किलोवाट वाट में नापते हैं। तो हम लोगों को अपेरेंट पावर को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास, एक 230 वोल्ट AC 5 एम्पियर धारा और 30 डिग्री के पश्चिमगामी प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति क्या है। फॉर अ सिस्टम विद 230 वोल्ट AC 5 एम्पियर करंट एंड लैग ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर हमें पूछा गया है, सिंपल है। रिएक्टिव पावर हम लोग किस में नापते हैं, VR में, इतना तो आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद में इसका रिएक्टिव पावर किससे हम लोग यूनिट क्या, इसका जो लेटर क्या रहता है, इंग्लिश लेटर Q से हम लोग रखते हैं, VI साइन ऑफ फाई। जैसे हमारा एक्टिव पावर क्या रहता है, VI कॉस ऑफ फाई, उस तरीके से रिएक्टिव पावर रहता है VI साइन फाई। क्लियर है, वोल्टेज है 230 इंटू करंट है 5 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर हमारा निकल के आता है 575 VAR, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या करें हमारे पास में, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, सिंपल आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में जो लाइन वोल्टेज होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट रहता है, ठीक है। और जो लाइन वोल्टेज रहता है वो फेज वोल्टेज के बराबर रहता है, ठीक है। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम ही है, तो करेक्ट रिलेशन क्या आएगा, लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज, सिंपल है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर रहता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज अलाउएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एज पर द आई रूल ऑफ सेफ्टी। अब ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कौन सा ऐसा रूल है जो फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बताता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो वेरिएशन होना चाहिए वो 3% ही होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मान लो, तो 3% माइनस मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास है 48.5 हर्ट्ज, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 51.5 हर्ट्ज। इन दोनों के बीच में ही हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज रहना चाहिए। ये हमारा कौन सा आई रूल हमें बताता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ओके। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को गाइस, क्या कह रहे हैं हमारे पास में, द मेजॉरिटी चार्ज कैरिड इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर। एन प्रकार अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान में रखना होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ओके। अब देखिए एन टाइप में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं ये मुझे बताइएगा, ठीक है। या फिर हम लोग कहेंगे कि एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटीज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गिवन आउटपुट एंड स्पीड अ डैश यूनिवर्सल मोटर एज कंपेयर टू द यूनिवर्सल मोटर एज कंपेयर टू द 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई विल रिक्वायर। दिए गए निर्गत और गति के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर को निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। फॉर अ गिवन आउटपुट एंड स्पीड, एक पर्टिकुलर आउटपुट और स्पीड के लिए एक यूनिवर्सल मोटर, अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ में, उसको क्या रिक्वायर्ड रहेगा, उसको एक लेस वोल्टेज एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। कम आवृत्ति पर कम विभवांतर, ये हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर का हमारा जो टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ये इंप्रूव रहता है एज कम्पेयर टू द 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इन नॉर्मल मशीन, ओके। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एक यूनिवर्सल मोटर को लेस वोल्टेज और लोअर फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास सेम गिवन एक आउटपुट और स्पीड पे हमारा जो सप्लाई है वो हमारा कम लगेगा, ये इसका कहना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीआर मीटर्स आर यूज टू मेजर द डैश कंपोनेंट ऑफ द केवीए इन अ 3-फेज सर्किट। क्या कह रहा है हमारे पास, एक 3-फेज परिपथ में केवीए के डैश के घटक के मापन के लिए केवीआर मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वाटलेस कंपोनेंट जो रहता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटलेस कंपोनेंट, ठीक है। वाटहीन कंपोनेंट रहता है। देखिए ध्यान में रखना होगा, जो केवीए रिएक्टिव पावर रहता है ये हम लोग किस में नापते हैं, केवीएआर या फिर एमवीएआर, ठीक है। तो ये हमारा वाटलेस कंपोनेंट रहता है, ध्यान रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हालांकि ये पूछा गया, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसफार्मर फ्रॉम द बिलो इज यूज्ड एज अ सर्वो स्टेबलाइजर, ठीक है। इज यूज्ड इन अ सर्वो स्टेबलाइजर। सर्वो स्थिरक में किस ट्रांसफार्मर
का उपयोग किया जाता है। अभी रिसेंटली मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, ये इसमें अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या था, एक सर्वो मोटर जो रहती है वो ऑटो ट्रांसफार्मर के जो टैप चेंजिंग रहते हैं उससे जुड़ी हुई रहती है। एक वोल्टेज सेंसिंग यूनिट रहता है जो सेंस करता है वोल्टेज कम ज़्यादा होता है अगर यहाँ पे लोड का, ठीक है, तो वो क्या करता है, सर्वो मोटर को सिग्नल देता है वोल्टेज सेंसिंग यूनिट, और इसमें मोटर ऑपरेटर कंट्रोलर रहता है यहाँ पे, जो कि मोटर को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए मदद करता है, जिसका शाफ्ट डायरेक्टली मैकेनिकल कपल्ड रहता है ऑटो ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर से, ठीक है, जिससे हमारा वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्वो स्टेबलाइजर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या करें, वोल्ट मीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? वोल्ट मीटर प्रोवाइड्स पाथ फॉर अ मिनिमम करंट, न्यूनतम धारा के लिए ये प्रोवाइड करता है गाइस, ओके। सिंपल है, वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज, और एमीटर में क्या होता है, आइडियल एमीटर में जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है गाइस, इसलिए वो मैक्सिमम करंट के लिए जो है वो पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। और अगर हम लोग वोल्टमीटर की बात करते हैं उसमें मिनिमम करंट फ्लो होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आइडियल वोल्टमीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए वो मिनिमम करंट के लिए जो पाथ प्रोवाइड करता है। क्लियर है, दोनों कंडीशन ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग अ सर्कुलर होल, ठीक है, एक सर्कुलर होल को फिनिश करने के लिए एक हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, हाफ राउंड अर्धगोल कानस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डैश व्हेन द रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू द रोटर रिएक्टेंस। एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण डैश होता है जब रोटर प्रतिरोधक घूर्णक प्रतिघात के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल पूछा गया, स्टार्टिंग टॉर्क जो रहेगा इंडक्शन मोटर का वो कितना रहेगा जब रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस रहेगा। देखिए कंडीशन होती है गाइस, XM इज इक्वल टू RM, ठीक है, उस केस में जो है हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है हमारे मैक्सिमम रहता है गाइस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, जब हमारा मोटर जो रोटर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है रोटर रिएक्टेंस के, तब हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन बिट इज मेड अप ऑफ। सोल्डर आयरन का जो बिट है वो किससे बनाया जाता है, ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या करें, व्हाट इज यूज ऑफ एक्सटेंडेड केबल ऑफ एन एंड पोल, ठीक है, एक अंत्य ध्रुव की प्रसारित केबल का क्या उपयोग होता है? एक्सटेंडेड केबल ऑफ एन एंड पोल, इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है, प्रिवेंट द पोल फ्रॉम बेंडिंग, बंकन से ध्रुव को बचाना, ठीक है, बेंडिंग से इसको प्रिवेंट करने के लिए, बेंडिंग से बचाने के लिए जो है, ठीक है, एक्सटेंडेड केबल जो रहता है एंड पोल पे, इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या करें, द फंक्शन ऑफ अ ट्रिगर लेवल नॉब ऑन अ CRO इज। क्वेश्चन क्या करें, CRO पर ट्रिगर स्तर के नॉब का कार्य क्या होता है? द फंक्शन ऑफ अ ट्रिगर लेवल नॉब ऑन अ CRO इज व्हाट? इट इज फॉर टू चेंज द लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड टू गेट अ स्टेबल डिस्प्ले ऑन द स्कोप ऑफ द सिलेक्टेड चैनल, ठीक है, चयनित मार्गिका का परिधि पर स्थिर प्रदर्शन पाने के लिए आवश्यक प्रविष्टि संकेत के स्तर पर संकेत स्तर को परिवर्तित करना, ये बताया गया। इतना बड़ा आंसर है इसका बताया गया। इसका मतलब सिंपल मैं बताता हूँ, टू चेंज द लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड टू गेट अ स्टेबल डिस्प्ले ऑन द स्कोप ऑफ द सिलेक्टेड चैनल। जो भी जिस चैनल से हम लोग इसको इनपुट सिलेक्ट करते हैं CRO में, ठीक है, उसमें इनपुट लेवल का जो लेवल रहता है, जो चेंज करने के लिए इनपुट सिग्नल का जो लेवल है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, ट्रिगर लेवल नॉब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण जो एक स्टेबल डिस्प्ले हमें जो स्कोप रहता है, आउटपुट जो होता है उसके पर हम लोग उसको देख पाए। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या करें, सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? द प्रिंसिपल ऑफ सोलर पावर इज बेस्ड ऑन, ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन द फोटोवोल्टेक इफेक्ट, ठीक है। सिंपल है गाइस, काफी सिंपल करेक्ट आंसर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक होगा क्या, थर्मो इलेक्ट्रिक होगा क्या, फ्यूजन होगा क्या? नहीं, फ्यूजन और फ्यूजन हमारे पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। And the next question is, which lamp has the best CRI, color rendering index, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लैंप बेहतर रंग प्रतिपादन सूचकांक पर होता है? ठीक है, वो है हमारे पास गाइस यहाँ पे इनकैंडेसेंट बल्ब। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इनकैंडेसेंट बल्ब इसका CRI काफ़ी हाई रहता है, ओके। इसका जो CRI है
ये रहता है हमारे पास में 100। अब देखिए CRI का वैल्यू क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक देखा होगा अगर आपके पास लो लाइट है, ठीक है, अगर आप जो है सूरज के उजाला में कोई आइटम लेके जाते हो, मान लो एक कलर है, ठीक है, कलर शीट लेके जाते हो, ठीक है, अगर आप इसको लो लाइट में अगर इसको देखते हो तो इसके कलर अलग दिखेंगे। इसी को आप इस शीट को जो है एक कपड़ा है मान लो, ठीक है, कलरफुल आपका शर्ट है, उसको अगर आप सूरज की धूप में लेके जाते हो तो उसका क्लियर आपको कलर देखने को मिलेगा। वही अगर आप घर के अंदर लाके पूरे रूम में अंधेरा करके मोबाइल के फ्लैश लाइट से अगर उसको देखते हो या फिर एक नॉर्मल लाइट से देखते हो, उसका कलर अलग दिखाई देगा। तो वही रहता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। इसकी का मतलब क्या है कि ऐसे लैम्प जो आपको वो इमेज पे या जो हमारे आइटम है, जैसे हमारा एक शर्ट हो गया, कोई भी एक आइटम हो गया, उसके ऊपर एक लाइट जब हमारे पास आती है, इमिट होती है, हम लोग लाइट इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है, प्रकाश हम लोग इसके ऊपर डालते हैं, रोशनी जब डालते हैं तो वो किस तरीके से एक्यूरेटली कलर आपको प्रोड्यूस करके देता है, वही मतलब रहता है CRI का। ठीक है, क्लियर हो चुका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। तो ये थे गाइस हमारे सेकंड शिफ्ट के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्निकल के। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में होगा। थोड़ा सा क्विक वे में हम लोग गए सो दैट आपको एक 75 क्वेश्चन एक पटापट से आपको समझ में आ सके। पूरे के पूरे शिफ्ट का मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हो कि इसके आगे का भी शिफ्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। शिफ्ट 1 का पेपर देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। सो मिलते गाइस अभी हमारा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।